अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 की जो ये प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक जो टॉपिक थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मैंने वो अपलोड कर दी है। और आज मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर समझाने जा रहा हूँ। तो अगर अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसकी 1.1 टॉपिक थी, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो इससे पहले वो आप पढ़ लें, ठीक है। और फिर इसके बाद इस पे आ जाए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्या करें कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं अभी 9th क्लास में, तो उनके साथ शेयर कर दें। और शेयर करने के बाद अगर आप के वो दोस्त अगर जो है उसने सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप मेरी कमेंट में डन लिख दें, सही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एक बड़ी टॉपिक है। आपको पता होगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं अपने मोबाइल पे। तो आपको ये पता नहीं है कि जो रील्स है मोबाइल में आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी मोबाइल आ गई है, स्मार्टफोन्स आ गई हैं। तो वो उसका जो पहला सफ़र था, उसकी जो पहली पहली इन्वेंशन थी वो क्या थी, तो कैसे कंप्यूटर हमारा जो है वो डेवलप होता गया वक्त के साथ साथ। तो वो हमारी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5000 जो है वो बिलियन का सफ़र हम आज के इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। ग्रेजुअल ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमारी होती है कि टाइम के साथ जो है वो डेवलपमेंट जो हमारी हुई है कंप्यूटर्स की, फ्रॉम सिंपल मशीन्स टू मॉडर्न सिस्टम्स। हमारी सिंपल मशीन से मॉडर्न सिस्टम में जो वक्त के साथ डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, वो हमारी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है। जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा होता है, पहले क्या करता है, पहले लेटा हुआ होता है, उसके बाद क्या करता है, बैठना शुरू करता है, उसके बाद क्या करता है, वो चलता है, उसके बाद दौड़ता है। तो ये उसकी क्या है, ग्रेजुअल क्या है, वक्त के साथ साथ तब मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट उसमें आती है। तो कंप्यूटर भी ऐसा नहीं था कि पहले कंप्यूटर आया वो सिर्फ मतलब क्या करता था, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था, उसके बाद एआई वगैरह आ गई, नहीं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई, वक्त के साथ थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती गई, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर वही है, कोई अलग सी टॉपिक नहीं है, बस इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है। वक्त के साथ साथ जो कंप्यूटर में डेवलपमेंट आती गई उसको हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो हमारी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की तीन जो हैं वो दौर हैं, तीन दौर हैं उसके। एक है मैकेनिकल दौर, मैकेनिकल एरा। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। और तीसरी हमारी जो है एरा वो है इलेक्ट्रॉनिक एरा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी थी। तो ये हमारी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमारी पहली एरा आती है, पहला दौर आता है, वो है हमारा एबेकस का दौर। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल एरा वो दौर था जिसमें हम हैंड से काम करते थे, अपने हाथ से काम करते थे। और इसमें मैकेनिकल एरा में हम क्या कर, इसको हम डार्क एज भी अच्छा कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एरा को हम डार्क एज भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते थे कि सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन करते थे, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे करते थे, ठीक है। और मैकेनिकल एरा का जो सबसे पहला जो इन्वेंशन थी, उसमें इन्वेंशन की गई थी एबेकस की, जो कि 3000 बीसी पहले काम हुआ था, ठीक है। बहुत पुराना जो एबेकस का जो हमारा बना था, तो 3000 बीसी पहले ये हमारा बना था, ठीक है। तो अ मैनुअल काउंटिंग फ्रेम विद बीट्स, ये हमारी लकड़ी की जो है ना वो फ्रेम था एक, जिसकी तारों में हमारे दाने लगे हुए थे, मतलब मोती के दाने लगे हुए थे, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप, इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोटोटाइप है, ठीक है। और अगर हम एक पॉइंट अगर और देखें तो इन मैकेनिकल एरा इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट यूज। हमारी जो ये जो मैकेनिकल एरा थी ना, ये जो हमारा मैकेनिकल दौर था, उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो इन्वॉल्व नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी से बिना काम चलता था।
अपने हाथ से हम काम करते थे। और हम इसको क्या कहते हैं, डार्क एज कहते हैं मैकेनिकल एरा को। ठीक है। और अपने हाथ से काम करते थे, और हमारी ये जो मैकेनिकल एरा थी उसमें हम अर्थमेटिक सिंपल परफॉर्म करते थे। एपिका सबसे पहले था, जो कि 3000 पहले इन्वेंट हुआ था। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट कंप्यूटर भी मानते हैं। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एरा में नेपियर्स जो बोन्स था वो ईजाद हुआ। ठीक है, जो कि 1612 एडी में, ये सॉरी मैंने 2 बार लिख लिया है। ठीक है, तो जो कि 1612 में क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था। उसके तो नेपियर्स बोन्स क्या था, अ स्मॉल मशीन विद 10 रॉड्स। एक स्मॉल जो है ना, वो छोटी सी एक हमारी मशीन थी जिसमें 10 रॉड्स थे, जिसमें कितने थे, 10 रॉड्स थे। ठीक है, जो कि मेड ऑफ बोन्स एंड मेटल, जो कि हमारे बोन्स और मेटल के से बना हुआ था। ठीक है, जो हमारे किस लिए काम आता था, यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेपियर्स बोन हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। उसके बाद है हमारी स्लाइड रूल, जो कि 1622 एडी में जो है वो इन्वेंट हुई थी। तो अ पेयर ऑफ मूवेबल रूलर्स विद स्केल्स, ये हमारा एक जोड़े की मुताबिक पट्टियों वाला पैमाना था जिस पर निशान लगे हुए होते थे। सही है, जो कि हमारी यूज होती थी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो हमारी स्लाइड रूल क्या थी, 1622 एडी में इन्वेंट हुई थी, जो कि हमारी पेयर ऑफ मूवेबल रूलर्स, मतलब कि एक जोड़े की मुताबिक पट्टियों वाला ये हमारा पैमाना हुआ होता था, जो कि जिस पे हमारे निशान लगे हुए होते थे, जो कि हमारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए इस्तेमाल होता था, जिसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती थी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास्कलाइन, और जिसको हम पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं, तो वो 1694 में एडी में इन्वेंट हुआ था। ठीक है। अमिक तो हम उसको पढ़ते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। ये हमारा मैकेनिकल एक कैलकुलेटर था जो हमारे इन्वेंट किया था ब्लेस पास्कल ने। सही है। डेट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो हमारा परफॉर्म करता था एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, यूजिंग एडजस्टेबल व्हील्स। एडजस्टेबल व्हील्स के जरिए ये हमारा परफॉर्म करता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर हमारा 1694 में इन्वेंट हुआ था, जो कि हमारे मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाता है, जो हमारे ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। और हमारे ये क्या करता है, परफॉर्म करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडजस्टेबल व्हील्स के जरिए। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेबनिज़ कैलकुलेटर, तो जो कि लेबनिज़ ने बनाया हुआ था। तो अच्छा, इसके पहले ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो हमारे 4 बेसिक अर्थमेटिक परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो ये पहली थी मशीन जो ऑल 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती थी। तो इसको पढ़ते हैं, द फर्स्ट कैलकुलेटर डिड कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये पहली ऐसी हमारी जो है वो अर्थमेटिक मशीन थी जो 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स। तो हमारी बेबेज एक चार्ल्स बेबेज था जिसने हमारी डिफरेंस की इंजन और एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। 1822 से 1837 तक इसने काम किया था। तो पहले हम डिफरेंस इंजन को देखते हैं। इन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये हमारा ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, डेट कुड स्टोर टेम्परली एंड प्रिंट रिजल्ट्स। तो ये हमारा क्या करता था, डेटा को हमारी टेम्परली स्टोर करता था पहले, उसके बाद उसका रिजल्ट प्रिंट करता था। ठीक है। उसके बाद है हमारी एनालिटिकल इंजन्स। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर विद ALU, मेमोरी, फ्लो कंट्रोल एंड पंच कार्ड्स। एक उमूमी मकासद वाले कंप्यूटर का पहला डिज़ाइन जिसमें ALU, मेमोरी, फ्लो कंट्रोल और पंच कार्ड शामिल थे। तो ये हमारी जो एनालिटिकल इंजन थी उसमें आज के कंप्यूटर के 4 हिस्से थे।
जिसमें पहले आ जाता है हमारा ALU, मेमोरी फ्लो कंट्रोल एंड पंच्ड कार्ड्स। ठीक है, मतलब इसमें हम इनपुट भी डाल सकते थे, आउटपुट ले सकते थे। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक करने का भी एक ऑटोमेटिक था। लेकिन इसमें वो जो पहले थे उनमें क्या था कि हम हाथ का इस्तेमाल करते थे। इसमें हम क्या करते थे, मतलब ये ऑटोमेटिक हमारी डेटा को स्टोर करता था और हमें आउटपुट देता था। ठीक है, तो हमें इनपुट भी इसमें दे सकते थे इसको, और आउटपुट भी हमें ये देता था। मेमोरी भी इसमें थी थोड़ी बहुत टेम्पररी, और ALU भी शामिल थे, और पंच कार्ड्स थे। ठीक है, तो बेबेज को हम क्या कहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया जो खुद हमारे काम को करता था, हमें हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और इसमें क्या किया कि इनपुट देने का भी सिस्टम इसने जोड़ दिया, आउटपुट लेने का, मतलब आउटपुट देता था वो। और मेमोरी भी थोड़े इसने सेटअप कर दिया, मेमोरी भी टेम्पररी स्टोर करता था। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इसने भी एक हिस्सा जोड़ लिया इसमें, पंच कार्ड्स जोड़ दिए। ALU हमारा जो है ना वो हमारे CPU में होता है। ठीक है, तो बेबेज को हम फादर कहते हैं क्योंकि इसने पहला कंप्यूटर आज के दौर के हिसाब से उसने 4 हिस्से उसमें डाले थे। ठीक है, मैकेनिकल एरा के बाद हमारी जो दूसरी एरा है वो है हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। ठीक है, जिसको हम मिडिल एज भी कहते हैं। तो हम इसको आइए पढ़ते हैं कि द एरा व्हेन मशीन्स वर पावर्ड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा ऐसा दौर था जिसमें हम स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए मशीन को हम पावर देते थे, मशीन को चलाते थे। ठीक है, मेकिंग देम फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। इलेक्ट्रिसिटी के का जो फ़ायदा था हमारा, तो उसको जो है ना वो हमारे चीज़ को फास्टर करती थी, हमारे काम को फास्टर करती थी, और एक्यूरेसी इसमें बढ़ती थी। मतलब जो पहले मशीन, इलेक्ट्रिसिटी से पहले जो मशीन चलती थी ना, तो वो उसमें बहुत टाइम लगता था हमारे प्रोसेस होने में और रिजल्ट देने में मशीन को। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी में मशीन चलना शुरू हो गई तो उसके बाद हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। मतलब हमारा जो रिजल्ट आता था हमें उस पर जो है ना वो एक्यूरेसी होती थी कि ये हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि मैकेनिकल एरा जो थी उसमें क्या था कि मैकेनिकल एरा में हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में क्या हुआ कि ये हमारी जो मशीन्स थी वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलना शुरू हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो रिज़ल्ट था वो फास्टर हो गया, हमारे प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट जल्दी में मिल गया, और हमारी जो एक्यूरेसी थी बढ़ गई। मतलब जो हमें रिज़ल्ट मिलता था हमें उस पर एक्यूरेसी होती थी कि हमारा जो ये जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी मशीन चलना शुरू हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में एरा में जो हमारी मशीन है वो बनी हरमन होल्स टेबलेटिंग मशीन, जो कि 1890 AD में हुई, इन्वेंट हुई। ठीक है, तो हरमन होल्स टेबलेटिंग मशीन हम पढ़ते हैं कि अ मशीन यूजिंग पंच्ड कार्ड्स टू प्रोसेस डेटा क्विकली। ये हमारी जो मशीन थी उसमें पंच्ड कार्ड इस्तेमाल हुए थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि हमारी जो डेटा थी वो प्रोसेस जल्दी में हो जाती थी। ठीक है, पंच कार्ड्स की वजह से। ठीक है, इट कंपाइल्ड US सेंसस डेटा इन 6 मंथ्स। ये हमारी जो मशीन थी उसके ज़रिए हमारी जो US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जो मरदमशुमारी थी वो 6 मंथ्स में करती थी। ठीक है, उससे पहले क्या था कि इस मशीन के पहले कि प्रीवियस सेंसस टुक 7 ईयर्स, पहले 8 साल में जो काम होता था तो इसने 6 मंथ्स में वो काम कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मतलब छोटे अरसे में क्या हुआ कि मर्दमशुमारी भी हो गई, और कई काम जो कि सालों लग जाते थे वो इसने महीनों में कर दिया।
ठीक है। उसके बाद जो हमारी थर्ड नंबर एरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसको हम मॉडर्न एज भी कहते हैं। ये जो आज वाले कंप्यूटर हैं ना, वो इसी दौर के कंप्यूटर्स हैं। सही है। तो द एरा व्हेन ट्रू कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड, ये वो दौर था जिसमें हमारे जो असली कंप्यूटर हैं उसमें वो वाले फीचर्स मौजूद थे। सही है। तो इसलिए हम इस एरा को हम कहते हैं कि इस एरा में जो असली कंप्यूटर थे वो इजाद इजाद हुए थे। तो इस दौर में क्या था कि वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट स्टोर प्रोसेस एंड आउटपुट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इस दौर में हमारे जो कंप्यूटर थे वो इनपुट भी लेते थे, उसको स्टोर करते थे, उसको फिर प्रोसेस करते थे सीपीयू के ज़रिए। सही है। और उसके बाद क्या करते थे, आउटपुट भी हमें देते थे। और कैसे देते थे, ये सारी चीज़ें कैसे करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ज़रिए। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसके ज़रिए हम ये क्या करते हैं, मॉडर्न एज में कंप्यूटर क्या करते थे, इनपुट भी लेते थे यूज़र से, उसको स्टोर करते थे, उसको प्रोसेस करते थे, उसके बाद आउटपुट देते थे। तो इसलिए हम इसको मॉडर्न एज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसमें असली जो कंप्यूटर है वो वाले फीचर्स मौजूद हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा, असली कंप्यूटर का दौर। इलेक्ट्रॉनिक एरा जो है उसमें हमारी 5 जनरेशन आती है। सही है। तो पहले हम फर्स्ट जनरेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि 1940 से 1956 तक चली थी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। तो हमारे जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे। ठीक है। और ये हमारी वेरी लार्ज इन साइज, ये हमारी साइज जो थी ना इनकी बहुत बड़ी थी। तो एक कंप्यूटर हमारा पूरे कमरे में आ जाता था, पूरे कमरे का एक कंप्यूटर होता था। और बहुत हीट होती थी तो एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। बहुत हीट हो जाता था वो हमारा कमरा जहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर रखा हुआ होता था। सही है। यूज्ड मशीन लैंग्वेज, ये फर्स्ट जनरेशन में हमारा ये हमारी ज़ीरो और वंस मतलब मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। सही है। तो हम इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आगे मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम्स इसमें यूज़ करते थे। पंच्ड कार्ड्स फॉर इनपुट, इनपुट के लिए हम क्या करते थे, पंच्ड कार्ड्स जो है ना वो यूज़ करते थे। सही है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ढेर सारा सा मतलब बहुत सारा काम को एक मतलब जमा करके फिर करते थे कंप्यूटर काम। आगे जाके वो मतलब मल्टीपल काम करता था एक टाइम पे ही, तो उसमें इजाफा हो गया आगे चल के। सही है। यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस, ये हमारे जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे वो यूज्ड हम करते थे साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए। फर्स्ट जनरेशन आज जो हम एग्जांपल दें आपको अगर, तो वो है एक एनियक, दूसरा है यूनिवेक। सही है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था कंप्यूटर, साइज़ में बहुत बड़ा था कमरे जितना, और इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, और मैग्नेटिक ड्रम्स जो है वो स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। पंच कार्ड्स हम यूज़ करते थे इनपुट के लिए, और मतलब बहुत सारा जो काम था वो कंप्यूटर जमा करके फिर करता था। और साइंटिफिक और रिसर्च के लिए हम इसको यूज़ करते थे। उसके एग्जांपल में आ जाते हैं एनियक और यूनिवेक। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि 1956 से 1963 तक हुई थी। सही है। कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, तो इसमें सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर जो काम करते थे वो ट्रांजिस्टर्स पे करते थे। तो अच्छा, इसमें चेंजिंग क्या आई, पहली जो जनरेशन थी उसमें हम ट्यूब के ज़रिए कंप्यूटर पे काम करते थे। सही है। कंप्यूटर ट्यूब पे काम करते थे। सही है। उसके बाद इसमें क्या हो गया कि कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पे काम करना कंप्यूटर ने शुरू कर दिया। और जो पहला कंप्यूटर था वो उसकी साइज़ बहुत बड़ी थी कमरे जितनी, और इसमें क्या हुआ कि ये जो कंप्यूटर है वो साइज़ में छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया, और ये मतलब कमरे से क्या टेबल पे आ गया। सही है। और पहला कंप्यूटर जो था वो हमारा स्लोअर था, प्रोसेस हम उसमें स्लो कर पाते थे, और ये हमारा सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर फास्ट हो गया। सही है। और चीपर हो गया, मतलब सस्ता हो गया,
और पहला जो था वो महंगा था और ये क्या हो गया, सस्ता हो गया। और क्या हुआ इसमें कि मोर इफ़िशिएंट, इसमें इफ़िशिएंसी बढ़ गई। सही है। और यूज्ड असेंबली एंड फोर्ट्रेन, पहले कंप्यूटर में हम यूज़ करते थे मशीन लैंग्वेज जो कि बहुत क्या थी, टफ थी। और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आ गई जो हमें मशीन लैंग्वेज से जो है वो आसान है, तो इसलिए इसमें असेंबली लैंग्वेज आ गई। और इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक कोर फॉर प्राइमरी स्टोरेज, इसमें हमने मैग्नेटिक कोर यूज़ किए प्राइमरी स्टोरेज के लिए। सही है। इनपुट के लिए पंच कार्ड्स उसमें भी था, इसमें भी। और बैच प्रोसेसिंग उसमें भी था, इसमें भी सेम ही रहा। और मल्टी प्रोग्रामिंग भी इसमें आ गया, ये जो है ना वो मतलब इसमें इजाफा हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन का, उसने एक टाइम पे 2 से 3 प्रोग्राम को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। सही है। इसमें क्या था, ये इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते थे उसको जमा करता था, उसके बाद प्रोसेस करता था। और इसने एक टाइम पे क्या किया कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। सही है। इसमें क्या हुआ और हम इस किस लिए हम यूज़ करते हैं इसको, यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और साइंटिफिक के लिए और इंजीनियरिंग एनालिसिस के लिए, हमारे जो इंजीनियर हैं ना जो हमारी एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते थे। इसका एग्जांपल क्या है, IBM 7094 और IBM 1401। सही है। तो इसमें चेंजिंग क्या आई फर्स्ट जनरेशन और सेकंड में। पहली तो ये चेंजिंग आई ट्रांजिस्टर की, पहले में यूज़ करते थे ट्यूब्स। और चेंजिंग जो पहला था वो क्या था, बहुत बड़ा था और ये छोटा हो गया। पहले में हम स्लोअर प्रोसेस करते थे और ये फास्ट हो गया। और पहला जो था वो महंगा था, ये सस्ता हो गया। उसके बाद ये मोर इफ़िशिएंट हो गया। और पहले में हम यूज़ करते थे मशीन लैंग्वेज ज़ीरोज़ और वंस वाली, और इसमें हमने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज में ये हो गया। तो ये भी मतलब बेहतरी आ गई। प्राइमरी के लिए स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कोर उसमें भी यूज़ करते थे, इसमें भी ये चेंज नहीं हुआ, सेम ही है। पंच कार्ड्स इनपुट के लिए उसमें भी यूज़ करते थे, इसमें भी। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम उसमें भी था, इसमें भी। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसमें इजाफा हो गया। सही है। तो ये चेंजिंग है मतलब पहले से जो है सेकंड जनरेशन वाला काफ़ी बेहतर हो गया। सही है। अच्छा, सेकंड जनरेशन के बाद हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आ गए। तो उसमें जो दौर था उसका वो था 1964 से 1971 तक। सही है। कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें हमारे क्या हो गए कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, या चिप जिसको हम कह सकते हैं। तो वो चिप क्या थी, उसमें एक चिप में मतलब हज़ारों जो है ना वो ट्रांजिस्टर्स हम लगा लगा लेते थे। तो मतलब और जो हमारा कंप्यूटर की साइज है ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने छोटी कर दी। सही है। इसका ये फ़ायदा हुआ हमें। तो साइज क्या हुई और डिक्रीज हो गई। ठीक है। स्पीड उसकी और बढ़ गई पहले से दूसरी से। पहली जनरेशन में जो थी साइज बहुत बड़ी थी, उसके बाद और छोटी हो गई, और थर्ड में और छोटी हो गई। सही है। एंड इफिशिएंसी और बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। लेस एक्सपेंसिव, इसका खर्च जो है वो कम हो गया पहले दूसरी से भी। सही है। यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पास्कल एंड कोबोल, हमारी जो दूसरी जनरेशन थी उसमें हम जो काम करते थे वो असेंबली लैंग्वेज के ज़रिए काम करते थे। और इसमें क्या हुआ कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस पे हम काम करना हमने शुरू कर दिया, जैसे कि पास्कल और कोबोल। पास्कल और कोबोल आपको पता होगा कि, या पता नहीं भी हो तो मैं बताता हूँ कि पास्कल और कोबोल जो है वो बहुत आसान लैंग्वेजेस हैं जो बच्चे भी उस पर कोडिंग कर सकते हैं। तो और हमारा जो कंप्यूटर था उस पर काम करना इजी हो गया। वो इजी किसने किया, हाई लेवल लैंग्वेज ने किया। और पास्कल और कोबोल लैंग्वेज जो है टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज की, जिस पे काम करना हमने शुरू कर दिया। सही है। और कीबोर्ड इज इनपुट,
और इनपुट के लिए इसमें इजाफा क्या हुआ कि कीबोर्ड आ गया, ठीक है। और उसके बाद एंड मॉनिटर एज आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हमें क्या हो गया कि आउटपुट के लिए मॉनिटर आ गया, सही है, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं। तो इस कंप्यूटर में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, कि पहली बार दुनिया को स्क्रीन दिखना शुरू हो गई, सही है। ये थर्ड जनरेशन में हुआ, जिसमें मॉनिटर आ गया। मॉनिटर में पता है आपको कि मॉनिटर हमारा होता है डिस्प्ले डिवाइस, जो हमारी आउटपुट को डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ज़रिए। तो इसमें मतलब क्या हुआ, स्क्रीन आ गई, पहली दफ़ा इसमें स्क्रीन दुनिया को शो होना शुरू हो गई। टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? टाइम शेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर पे 10-20 लोग काम कर सकते थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, सही है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम का मतलब ये होता है कि हम अगर एक चीज़ कंप्यूटर को दें तो हमारा जो रिज़ल्ट होना वो जल्दी आ जाए। तो मतलब हमारा रिज़ल्ट, हम कंप्यूटर को एक चीज़ मांगते थे तो रिज़ल्ट हमारा जल्दी में आना शुरू हो गया। रियल टाइम का मतलब ये। टाइम शेयरिंग का मतलब एक कंप्यूटर पे 10-20 लोग काम कर सकते हैं एक टाइम पे। रियल टाइम का मतलब कंप्यूटर का हमें रिज़ल्ट तुरंत मतलब जल्दी देना। यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल। हम ये यूज़ करते थे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, सही है, एटीएम वगैरह के लिए ये वो। तो इसमें हम इसलिए हम यूज़ करते थे। इंडस्ट्रियल कंट्रोल, जो इंडस्ट्रीज थी ना, उस पर हम कंट्रोल कर सकते थे ऑटोमेटिकली। इसके बाद थर्ड जनरेशन के बाद, और थर्ड जनरेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो है IBM 360 और IBM 370, सही है। तो फ़र्क मैं समझाऊँ आपको कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्या फ़र्क हुआ। तो जो सेकंड थी उसमें क्या था कि हम क्या करते थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, जिसको हम चिप भी कह सकते हैं। साइज डिक्रीज हो गई, पहले में बड़ी थी और छोटी हो गई। स्पीड उसकी थोड़ी बड़ी थी, मतलब स्पीड कम थी उसमें, इसमें और बढ़ गई। एफिशिएंसी और बढ़ गई और इसका खर्चा और कम हो गया। दूसरी में हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज हमने स्टार्ट करना शुरू कर लिया हमने। जैसे कि पास्कल और कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप हैं। और पहले में हम इनपुट के लिए कुछ और यूज़ करते थे, इसमें कीबोर्ड यूज़ कर दिया। मॉनिटर हमने यूज़ कर दिया एज आउटपुट। टाइम शेयरिंग का जो है वो फीचर इसमें आ गया। रियल टाइम का फीचर आ गया। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी एक कंप्यूटर बन गया जो हम यूज़ कर सकते थे। ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए कंप्यूटर आ गया। तो थर्ड जनरेशन में काफ़ी इजाफा हुआ, काफ़ी हमारा जो कंप्यूटर था और बेहतर बन गया, सही है। अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन पे, ठीक है। तो हमने 3 जनरेशन्स पढ़ ली हैं, उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन, जो कि स्टार्ट होती है हमारी 1971 से आज तक। जो आज तक जो भी कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, जिस पे आप रील्स देख रहे होते हो, मोबाइल्स चलाते हो, घर में इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, सही है। तो इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर पे कंप्यूटर्स ने काम करना शुरू कर दिया। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक चिप है जिसमें ये हमारी जो CPU है वो उसी में आ जाती है, मतलब छोटा और छोटा बन गया कंप्यूटर इसकी वजह से। जो हमारे मोबाइल है ना, मोबाइल इसकी वजह से बनी हुई है, जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, अपनी जेब में रख के बैठे हुए होते हैं। तो इसकी ने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। एक लेस एक्सपेंसिव हो गया और इसकी कीमत में जो है वो कमी आ गई। स्मॉलर हो गया, मोबाइल फ़ोन है जैसे। एंड मोर रिलिएबल हो गया। यूज्ड सेमी कंडक्टर मेमोरीज, इसमें मेमोरी के लिए हमने सेमी कंडक्टर यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे रैम और रोम। मैग्नेटिक स्टोरेज बिकेम पॉपुलर, इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज पॉपुलर हो गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें और आ गई, जैसे कि C और C++, जावा इंट्रोड्यूस हो गई, सही है। C++, जावा बहुत आसान लैंग्वेजेस हैं
तो ये हमारी इंट्रोड्यूस हो गई। यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, स्पेस एप्लीकेशंस, बिजनेस, आर्ट वर्क, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हर फील्ड में इस्तेमाल होने शुरू हो गए। जैसे कि हम एप्लीकेशंस बनाते हैं इसी जो है वो कंप्यूटर से। तो क्यों बनाते हैं? जैसे कि इस कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी आ गई, सी प्लस प्लस, जावा। तो इन लैंग्वेजेस के ज़रिए हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। तकरीबन एप्लीकेशंस इन लैंग्वेजेस से बनती हैं। सही है। बिजनेस में कंप्यूटर का काम होना शुरू हो गया। बिजनेस में काम बहुत कंप्यूटर ने किया। आर्ट वर्क में करते हैं काम। टाइम शेयरिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक कंप्यूटर पे 10-20 लोग काम कर सकते थे। रियल टाइम हमारा प्रोसेस जो है वो और जल्दी में हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI, इस मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें हमारा विंडो आ गया। ठीक है। और हमारा जो है वो क्या आ गया? माउस आ गया। सही है। तो पहले हम कंप्यूटर को कीबोर्ड के ज़रिए क्या देते थे? इंस्ट्रक्शन देते थे, इनपुट देते थे। तो इसमें क्या हुआ कि माउस हमारा आ गया। माउस हम जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, तो माउस के ज़रिए हमने कंप्यूटर को इनपुट देना शुरू कर दिया। ठीक है। इसके एग्जांपल में आता है हमारी एप्पल मैकिंटोश। सही है। और IBM PC आती है। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन और फोर्थ में क्या चेंजिंग हुई? इसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक तो आ गया, और हमारा ये फास्टर और हो गया पहले थर्ड जनरेशन से भी, और एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव हो गया, कम खर्चा हो गया इसमें, स्मॉलर हो गया। और जैसे मोबाइल हमारी इस जनरेशन की जो है वो इजाद है, और मोर रिलिएबल हो गया। सेमी कंडक्टर मेमोरीज़ के लिए हम इस्तेमाल किए हमने इसमें। रैम और रोम जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज बिकेम पॉपुलर हो गई मैग्नेटिक स्टोरेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस और बन गई, पहले भी बनी थी। ठीक है। जैसे कि पास्कल और कोबान बनी थी। और इसमें सी प्लस प्लस, जावा, 3 मज़ीद लैंग्वेजेस हाई लेवल की इसमें बन गई, जो कि बहुत जो है वो काम की लैंग्वेजेस हैं, जिससे हम तकरीबन आज की ऐप जो बना रहे होते हैं इन तीनों लैंग्वेजेस से बनती हैं। बिजनेस में काम आना शुरू हो गया कंप्यूटर। आर्ट वर्क में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये चेंजिंग आई इसमें। तो मतलब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो थर्ड जनरेशन से और जो है वो बेहतर बन गया। उसके बाद आखिरी जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो अभी भी है और अभी बयान भी मतलब बन रहे हैं कंप्यूटर इस जनरेशन के। तो कंप्यूटर स्टिल्स बीइंग डेवलप्ड, कंप्यूटर अभी बन रहे हैं। ठीक है। केपेबल फॉर सेल्फ लर्निंग, ये खुद पढ़ समझते हैं बात को, रीज़न देते हैं, इन जनरलाइजेशन। ठीक है। सोचते हैं। कैन प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस, ये हमारी ह्यूमन जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसको प्रोसेस करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि आप उर्दू में बात करते हो ChatGPT से, जहाँ इंग्लिश में करते हो, ठीक है, हिंदी में करते हो, तो आपकी वो बात समझता है। ब्रांचेस ऑफ AI इंक्लूड, इसमें AI की जो ब्रांचेस हैं वो इंक्लूड है। जैसे कि मशीन लर्निंग का मतलब है कि खुद सीखना, ये खुद सीखता है। डीप लर्निंग, दिमाग जैसे जो है ना सोचता है, काम करता है। नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उसको समझता है और उस पर प्रोसेस करता है। जैसे कि उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो उस लैंग्वेज में आप उससे बात करेंगे तो वो समझ जाएगा। ठीक है। रोबोटिक्स, अभी जो रोबोटिक्स हैं, ठीक है, रोबोटिक्स मतलब ह्यूमन जैसे ही काम करते हैं, चलते फिरते हैं, सोचते हैं, सारे काम करते हैं। ठीक है। एंड एक्सपर्ट सिस्टम, डॉक्टर जैसे जो है ना वो काम करते हैं, और मतलब उस पर काम अगर आप उससे कुछ पूछोगे मेडिसिन वगैरह तो आपको वो बताएगा, डॉक्टर जैसे काम करता है। एग्जाम्पल इसका है ह्यूमनाइड रोबोट, इसका रोबोट जो है ना ह्यूमन जैसा, इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि रोबोट काम करता है, खुद चलता फिरता है, समझता है बात को, और आपके काम करता है। ठीक है। तो ये हमारी लास्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, जो अभी भी बन रही है। और इसमें क्या है कि कंप्यूटर खुद समझता है, सीखता है, रीज़न देता है हमें, हमारी लैंग्वेजेस समझता है, और AI हमारी जो है वो इसके इंक्लूड है। खुद पढ़ता है, सोचता है, हमारी लैंग्वेजेस समझता है।
तो ये आपकी जो चैट जीपीटी है और मेटा वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, ये जो हमारी हैं वो 5th जनरेशन की का है, कंप्यूटर्स है एक। ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो चैट जीपीटी चला रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये चैट जीपीटी जो है वो किस जनरेशन की इन्वेंशन है। तो याद रख लो कि चैट जीपीटी और मेटा एआई जो है वो 5th जनरेशन की इन्वेंशन है। ठीक है। मैंने जो है वो समरी बनाई है इन जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि हम ट्यूब इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और की पॉइंट उसकी क्या है कि वेरी लार्ज था, कमरे जितना, और स्लो था, प्रोसेस स्लो करता था। और इनपुट और आउटपुट के लिए हम पंच कार्ड यूज़ करते थे। और इसका एग्जांपल क्या है, एन के। सेकंड जनरेशन है हमारी, उसमें हम ट्रांजिस्टर पे चलाते थे कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। और वो स्मॉल हो गया, मतलब पहले कमरे जितना था, उसके बाद छोटा हो गया। और कूल था, कूल हो गया। पहले क्या था, हीटेबल था, तो फिर कूल हो गया। और पहले स्लो था तो फास्ट हो गया। और इनपुट आउटपुट में इसमें भी हम पंच कार्ड यूज़ करते थे। इसका एग्जांपल है IBM 7094। थर्ड जनरेशन है हमारी, जिसमें हम IC चिप पे काम करते थे। उसके बाद स्क्रीन आ गई पहली दफ़ा थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर पे। और इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया। मॉनिटर की वजह से स्क्रीन आ गई, कीबोर्ड की वजह से हम इनपुट देना कीबोर्ड के ज़रिए हमने शुरू कर दिया। सही है। और इसका एग्जांपल है IBM 360। फोर्थ जनरेशन है हमारी, उसमें हमने क्या किया कि माइक्रो प्रोसेसर पे कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया। तो माइक्रो प्रोसेसर ने और कंप्यूटर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और मोबाइल जितना कंप्यूटर बन गया। मोबाइल मतलब फोर्थ जनरेशन का इन्वेंशन है। ठीक है। और इसमें एक चिप आ गई, CPU आ गया, GU आ गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें इनपुट आउटपुट के लिए हमें माउस आ गया हमारे पास। इसमें क्या हुआ, एग्जांपल हमारा इसका है PC मोबाइल। हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या हमारी मोबाइल है, वो हमारी फोर्थ जनरेशन की इन्वेंशन है। उसके बाद लास्ट और 5th जनरेशन हमारी है, उसमें हमें AI पे कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया। और खुद सीखना कंप्यूटर ने शुरू कर दिया AI के ज़रिए। और उसमें क्या हुआ, इनपुट आउटपुट हम वॉइस के ज़रिए इसको देते हैं। इसका एग्जांपल बेस्ट है चैट जीपीटी, जो हम आजकल चला रहे होते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी का। ठीक है। तो आज मैं आपको 5000 जो है वो सालों का सफ़र आज के 25-30 मिनट में मैंने ख़त्म कर दिया। तो आज मैंने आपको एक कमरे जितने कंप्यूटर से आपकी जो आप मोबाइल अभी चला रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उतनी मोबाइल तक मैंने सफ़र उसका कर दिया। ठीक है। तो आप ये याद रखें कि कंप्यूटर का जो फादर था वो कौन सा था, चार्ल्स बेबेज था वो। ठीक है। चार्ल्स बेबेज इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो ऑटोमेटिक हमारा प्रोसेसिंग करती थी। ठीक है। तो आज हमारा ये लेक्चर पूरा हो गया। और काइंडली मेरी जो पहली वाली वीडियो है उसको देख लें, मेरी प्लेलिस्ट को सेव कर लें, एक्सेस कर लें उसको। और दूसरी मेरी प्लेलिस्ट है प्रोग्रामिंग की बेसिक पे, तो वो भी आप देख लें काइंडली। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप ऐसा करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे हिट कर दें, ताकि मेरे तमाम आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और करने के बाद कमेंट में डन लिख लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके बाद डन लिख दें। और अगर आपको ये समझ आ गया है तो बोल दें सर समझ आ गया। अगर नहीं आया, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आप उस बात को समझा दूंगा इंशाल्लाह। या हो सका तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब। चलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी की 1.3 टॉपिक के साथ। शुक्रिया।